नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वेलफेयर वेल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्त विद्यालय में हिंदी भाषा और संप्रेषण BHD AE 1A2 का विशेष विश्लेषण करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में एग्ज़ाम में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों के साथ हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं यूनिट 1 को। आज हम यूनिट 1 में है हिंदी भाषा और संप्रेषण, जो इकाई 1 है हिंदी भाषा का विकास। इस तरह से इकाई 2 में है हिंदी की वर्ण व्यवस्था, स्वर एवं व्यंजन की। इकाई 3 में है स्वर के प्रकार और इकाई 4 में है व्यंजन के उच्चारण के प्रकार। इकाई 5 वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो आज हम लोग पाँचों यूनिट को क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग इकाई 1 को देखेंगे, हिंदी भाषा का विकास। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा का विकास को, जिसमें दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि पहला कि उद्देश्य, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रस्तावना, भाषा का अर्थ और परिभाषा को समझेंगे, भाषा का स्वरूप और प्रकृति को देखेंगे, भाषा के विविध रूप को देखेंगे। साथ ही विविध रूप में दोस्तों भौगोलिक या क्षेत्रीयता के आधार पर और प्रयोग के आधार पर भाषा का विविध रूप देखेंगे, निर्माण के आधार पर भाषा का विविध रूप देखेंगे, मानकता के आधार पर भाषा का विविध रूप देखेंगे, प्रकार के आधार पर भी हम लोग देखेंगे भाषा का विविध रूप, ऐतिहासिकता के आधार पर भी भाषा का विविध रूप को हम लोग समझेंगे, और अंत में हम लोग ये देखेंगे कि सम्मिश्रीकरण के आधार पर भाषा का विविध रूप क्या है। दोस्तों, हिंदी भाषा और उसका विकास को समझेंगे और हिंदी भाषा का स्वरूप और क्षेत्र और सारांश, और अंततः हम लोग बोध प्रश्नों को भी अभ्यास करेंगे दोस्तों, उसका प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं कि आगे हम लोग प्रस्तावना को देखें। देखिए दोस्तों, उद्देश्य है कि इस इकाई को पढ़ने के बाद भाषा का अर्थ और उसकी परिभाषा जान सकेंगे। हम लोग भाषा के स्वरूप और प्रकृति को समझ सकेंगे, भाषा के विविध रूपों को भी समझेंगे, और हिंदी भाषा के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, प्रस्तावना में हम लोग यह देख रहे हैं कि भाषा मानव जाति को मिला एक ऐसा वरदान है जिसके बिना मानव सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। भाषा हमारे विचारों, भावों, संस्कारों, रीति रिवाजों, प्रार्थना और ध्यान, सपनों में, संबंधों और संचार में सभी जगह विद्यमान है। संचार साधन और ज्ञान भंडार होने के बावजूद यह चिंतन मनन का साधन है और प्रस्तावना का स्रोत है। भाषा अतिरिक्त ऊर्जा बिखेरती है, दूसरों में जोश पैदा करती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ज्ञान के अंतरण करती है। भाषा मानव संबंधों को जोड़ती है। हाँ दोस्तों, भाषा मानव संबंधों को जोड़ती है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। दोस्तों, भाषा जो है हमारे विचारों और भावों, संस्कारों और रीति रिवाजों के साथ साथ प्रार्थना और ध्यान, सपनों में, संबंधों और संचार में सभी जगह विद्यमान है। संचार साधन और ज्ञान भंडार होने के बावजूद यह चिंतन मनन का साधन है और प्रसन्नता का स्रोत है। भाषा अतिरिक्त ऊर्जा बिखेरती है, दूसरों में जोश पैदा करती है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ज्ञान का अंतरण भी करती है। हाँ दोस्तों, ये कि एक पीढ़ी से दूसरे
पीढ़ी में ज्ञान का अंतरण करती है। भाषा सर्वव्यापी है, किंतु कई बार यह न केवल भाषाविदों के लिए गंभीर वस्तु होती है, वरन दार्शनिकों, तर्कशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों, साहित्य आलोचकों आदि के लिए भी होती है। वस्तुतः भाषा एक बहुत ही जटिल मानव वस्तु है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि भाषा क्या है, भाषा क्या है, इसका स्वरूप और प्रकृति क्या है। इसी के साथ हिंदी भाषा के स्वरूप और इसके विकास के परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अब समझते हैं दोस्तों, भाषा का अर्थ और परिभाषा क्या है। दोस्तों, किसी भी वस्तु की परिभाषा उस वस्तु के अपनी प्रकृति, उसके अपने प्रयोजन पर आधारित होती है। भाषा की परिभाषा पर विचार करते हुए यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि भाषा केवल अपनी संरचना और प्रकृति में जटिल नहीं होती, वरन अपने प्रयोजन में बहुमुखी भी होती है। यदि यह हमारे चिंतन प्रक्रिया का आधार है तो इससे हमारे मानसिक व्यापार के साथ साथ हमारा सामाजिक व्यापार भी होता है। इसी प्रकार संरचना के स्तर पर जहाँ भाषा अपनी विभिन्न इकाइयों का संश्लिष्ट रूप ग्रहण करती है, वहाँ वह उन सामाजिक स्थितियों में भी संबंध स्थापित करती है जिन्होंने वह प्रयुक्त होती है। इसी कारण विभिन्न विद्वानों ने भी यह कहा कि किंतु प्रकृति की दृष्टि से कोई सर्वमान्य और पर्याप्त सिद्ध परिभाषा की रचना नहीं हो पाई है। इनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे हेनरी स्वीट के अनुसार जो है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों के प्रकटीकरण को भाषा कहा जाता है। दोस्तों, किनके द्वारा? तो हेनरी स्वीट ने क्या, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों के प्रकटीकरण को भाषा कहा जाता है। लेकिन बापूराम सक्सेना के मतानुसार उन्होंने कहा, ये भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसके समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों बेंद्रे का कथन है कि भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्राकृतिक व्यवस्था है। इन परिभाषाओं से भाषा को ध्वनि के साथ जोड़ा गया है और उसमें भाषा को यह महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में माना गया है। विद्वान द्वय ब्लॉक एवं ट्रेगर की परिभाषा काफ़ी सीमा तक सार्थक और अधिक मान्य मानी जाती है। दोस्तों, विद्वान का नाम है ब्लॉक और ट्रेगर। इसका परिभाषा जो है काफ़ी मान्य है, जिसे हम लोग देखते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज अपने विचार का आदान प्रदान करती है। समाज अपने विचार का आदान प्रदान करती है। इस परिभाषा में ब्लॉक एवं ट्रेगर ने ध्वनि प्रतीक, उनकी यादृच्छिकता और उनकी व्यवस्था और समाज जैसे चार पक्षों का उल्लेख किया है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि भाषा ध्वनि मूलक, सार्थक और यादृच्छिक व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव समाज अपने भाषाभाषी समाज से अपने भावों और विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान करता है। यह व्यवस्था ध्वनियों तथा अर्थमूलक तत्वों के योग से संबंध है जो विचार विमर्श के लिए सार्थक भूमिका निभाती है।
भाषा इन मूल तत्वों का विवेचन कर भाषा के स्वरूप और प्रकृति को पहचाना जा सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों 1.3 कि भाषा का स्वरूप और प्रकृति के बारे में समझते हैं हम लोग। जैसे भाषा को यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था माना गया है। भाषा को यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था माना गया है जो समाज में आपस में विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त होती है। सही बात है दोस्तों कि समाज में जो है भाषा एक ऐसा माध्यम है जो कि हम लोग विचार का आपस में आदान प्रदान करते हैं। वास्तव में भाषा प्रतीकात्मक होती है और इसका कार्य संप्रेषण करना होता है। यह जिन प्रतीकों को लेकर चलती है वे संकल्पना के रूप में साधारणीकृत होते हैं और संप्रेषण के रूप में भावों एवं विचारों का बोधन कराते हैं। स्विस विद्वान सस्यूर के अनुसार प्रतीक का संबंध सांकेतिक वस्तु और संकेतार्थ से होता है। संकेतित वस्तु का अर्थ उन भौतिक और यथार्थ वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ है जो गैर भाषाई तथा वास्तविक वे संकल्पना के रूप में साधारणीकृत होते हैं और संप्रेषण के रूप में भावों एवं विचारों का बोधन कराते हैं। स्विस विद्वान सस्यूर के अनुसार प्रतीक का संबंध सांकेतिक वस्तु और संकेतार्थ से होता है। सांकेतिक वस्तु का अर्थ उन भौतिक और यथार्थ वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ है जो गैर भाषाई तथा वास्तविक जगत की होती है। उस यथार्थ वस्तु का मानव मस्तिष्क में जो चित्र बन जाता है वह संकल्पना मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय और परंपरागत परिवेशों से संबंध होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए एक डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं एक ट्रायंगल। देखिए इसके सराउंडिंग में सांकेतिक वस्तु, यथार्थ वस्तु, ये पूरा एक परिवेश है सर्किल के रूप में। संकेतार्थ और संकल्पना। प्रतीक से अभिप्राय यह है कि प्रतीक ध्वनियों का सार्थक और स्वतंत्र समूह है और प्रतीक के रूप में गृहीत शब्द या वाक्य की संकल्पना उन सभी वस्तुओं या भावों की सामान्यीकृत मानसिक यथार्थता होती है जो निर्दिष्ट वस्तुओं या भावों को अपने भीतर समेट लेती है। इसे भाषिक प्रतीक कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमारे सामने यथार्थ वस्तु पेड़ है मान के चल लेते हैं, जिसके रूपाकार की संकल्पना मानव मस्तिष्क में बैठ गई है और हलंत प्लस ए प्लस रॉ हलंत प्लस औ ध्वनियों के संयोजन से यह भाषिक प्रतीक बन गया है। पेड़ कई प्रकार के होते हैं, छोटा पेड़, बड़ा पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़ आदि, किंतु उस पेड़ शब्द के रूप में जो संकल्पना पैदा होती है वह एक है और वह भी साधारणीकृत होती है। अतः इसमें वस्तु की अपनी विशिष्टता का लोप हो जाता है। यदि किसी विशेष पेड़ की संकल्पना को लाना होगा तो उसके साथ विशेषण लगाना होगा। जैसे वह पेड़ देखो, यह नीम की पेड़ है, यह छोटा सा पेड़ है। ध्यान में रहे कि ये भाषिक प्रतीक रूप में ध्वनि परक होते हैं किंतु बाद में लिपिबद्ध हो जाते हैं। सांकेतिक वस्तु और प्रतीक का संबंध मानसिक रूप से माना जाता है क्योंकि यह वक्ता और श्रोता के मस्तिष्क में संकल्पना के साथ रहता है, लेकिन प्रतीक और यथार्थ वस्तु
के बीच जो संकल्पनात्मक संबंध रहता है वह नैसर्गिक या प्राकृतिक न होकर यादृच्छिक होता है। इसलिए विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हिंदी का शब्द घोड़ा, संस्कृत में यही शब्द जो है अश्वज के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में हॉर्स, चीनी में माँ, रूसी में कौन्य और फ्रेंच में सेवल कलर। इसी प्रकार पशु शब्द यदि हिंदी में जानवर का बोधक है तो मलयालम में गाय का है। इस प्रकार यथार्थ वस्तु, संकल्पना और प्रतीक का संबंध अनिवार्य रूप से स्थानवाची, कालवाची, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक कई रूपों में दिखाई देता है। इससे अपने अपने परिवेश में अर्थ भी बदल जाते हैं। कभी कभी यथार्थ वस्तु भी नहीं होती है और संकल्पना भी प्रतीक का रूप धारण कर लेती है। जैसे स्वर्ग, नरक, अमृत आदि प्रतीक परंपरागत, संस्कार सापेक्ष या समाज संदर्भित होते हैं और इनकी अपनी मानसिक संकल्पना बनी रहती है। सांकेतिक वस्तु, संकेतार्थ और प्रतीक के संबंधों के आधार पर कहा जाता है कि भाषिक प्रतीक कथ्य और अभिव्यक्ति की समन्वित इकाई है। इसमें इन दोनों पक्षों का होना अनिवार्य है, अर्थात यदि कथ्य और अभिव्यक्ति नहीं है और यदि अभिव्यक्ति है किंतु कथ्य नहीं है तो उसे प्रतीक की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। जब हम प्रतीक के रूप में कमल शब्द का उच्चारण करते हैं तो श्रोता के मन में तत्काल उसका कथ्य उभर कर आता है, अर्थात कमल का रूप और गुण हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि नीरज का पंकज शब्द की अभिव्यक्ति करने से श्रोता उसके कथ्य को पकड़ पाए। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि कथ्य और अभिव्यक्ति के आंतरिक संबंधों के कारण श्रोता के लिए कमल शब्द प्रतीकवत सिद्ध होता है, किंतु नीरज या पंकज कथ्य पक्ष के अभाव के कारण उसके लिए असिद्ध होता है। अतः कथ्य और अभिव्यक्ति का प्रतीक में अटूट संबंध है। इसी संबंध के कारण प्रतीक अपने आप में सिद्ध है, लेकिन व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए असिद्ध हो सकता है। कथ्य के स्तर पर अर्थ कई आयाम होते हैं, बोधात्मक, संरचनात्मक, सामाजिक और संस्थानिक। एक ही प्रतीक में कम से कम एक या दो अर्थ मिल जाते हैं। जलज और नीरज दोनों का बोधात्मक अर्थ कमल का फूल है, लेकिन उससे जो अन्य अर्थ निकलता है यह विषय वासनाओं से अप्रभावित व्यक्ति का संकेत करता है। इस प्रकार एक या एक से अधिक कथ्य एवं अर्थ जहाँ एक ही अभिव्यक्ति में मिल जाते हैं तो वही दो या तीन अभिव्यक्तियों में एक ही अर्थ का कथ्य पाया जाता है। वस्तुतः कथ्य और अभिव्यक्ति में जो अटूट संबंध है उसमें लचीलापन भी है। इसी कारण हर भाषा में अनेकार्थी अथवा संदिग्ध अर्थी और पर्यायवाची शब्द का वाक्य मिल जाते हैं। अब कथ्य को हम लोग समझते हैं कि अभिव्यक्ति 1, 2 और अभिव्यक्ति 3, और अभिव्यक्ति के रूप में हम लोग समझते हैं कि कथ्य 1, 2 और 3, यानी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वाक्य के आधार पर 3 वाक्य देखते हैं, जैसे मोहन ने मोटे लड़के को पीटा। अच्छा, यहाँ मोटे लड़के विशेषण है। मोहन ने जिस लड़के को पीटा वह मोटा है। अच्छा, मोहन ने उस लड़के को पीटा जो मोटा है। तीनों एक ही सेंस देता है। इन तीनों अभिव्यक्तियों में एक ही अर्थ का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार शब्द के
धरातल पर उसे सोना महंगा पड़ा और मोहन ने उस दिन मन भर मिठाई खाई। वाक्यों में सोना शब्द स्वर्ण और निंद्रा दो अर्थ होता है, और मन वजन 40 किलो और दिल का अर्थ होता है। वाक्य के धरातल पर मैंने पाजामा पहनते हुए मोहन को देखा कि अभिव्यक्ति के स्तर पर दो अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं पाजामा पहन रहा था, मैंने मोहन को देखा। और दूसरा ये हो सकता है कि मैंने जब मोहन को देखा तो मोहन पायजामा पहन रहा था। प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में हम लोग देखते हैं कि यह भी ध्यान में रहे कि कोई भी भाषा प्रतीकों की केवल लड़ी या समूह नहीं होती, वरना उसकी व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए, हिंदी में राम मोहन को पीटता है। वाक्य में राम क्या है? करता है के रूप में पहले आता है, बाद में मोहन कर्म के रूप में आता है, फिर क्रिया पीटता है। इस प्रकार हिंदी का मूल आंतरिक व्यवस्था कर्ता, कर्म और करण है। कर्ता, कर्म और क्रिया है। अच्छा, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल कि राम सेब खाता है। हम भाषा के अपनी व्यवस्था होती है। अंग्रेजी की व्यवस्था है कर्ता, क्रिया, कर्म। रामा कैट्स एन एप्पल। रामा इट्स एन एप्पल। इट्स होगा। इस प्रकार प्रतीकों के आंतरिक व्यवस्था भाषा है। इस भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था अपनी प्रकृति में संरचनात्मक होती है, जो भाषा के रूप में प्रतिफल होती है। समाज और प्रतीक का संबंध। समाज में प्रतीक होते हेतु का काम करते हैं, क्योंकि भाषा कई प्रयोजनों की सिद्धि होती है। भाषा में अभिप्राय उस भाषी समुदाय से है जिसके अपने सामाजिक स्तर होते हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाजों और परंपराएं होती है। यह समाज अपनी भाषा में कार्य व्यापार करता है। वह भाषा के सहारे ही सोचता है, विचार विमर्श करता है। इसमें समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, परंपरागत, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रयोजनपरक आदि विभिन्न परिवेश या संदर्भ जुड़े होते हैं। हमारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की जानकारी के साथ साथ वक्ता श्रोता के अंतर्वैयक्तिक संबंधों की जानकारी भी मिलती है। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तुम और आपके अपने सामाजिक संदर्भ हैं। सांस्कृतिक परिवेश में पुष्प, कलश, अक्षत आदि शब्दों का जो प्रयोग होता है, उसके स्थान पर फूल, लोटा, चावल आदि शब्दों का पर्याय का प्रयोग वर्जित माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा दोस्तों, ब्लॉक और ट्रिगर की परिभाषा देते हुए यह बताइए कि इस परिभाषा में किन चार पक्षों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, मैंने बताया था कि इन्हीं का जो परिभाषा है ब्लॉक और ट्रिगर का, जिसको कि काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई है। ध्वनि प्रतीक के क्या अभिप्राय हैं, सविस्तार बताइए। अब दोस्तों, ध्वनि प्रतीक के बारे में हम लोग को बताना है। अभी मैंने बता रहा था। प्रतीकों की व्यवस्था का अर्थ क्या है, इसे उदाहरण से ही समझाइए। समाज का आशय स्पष्ट करते हुए यह भी बताइए कि प्रतीक व्यवस्था का समाज से क्या संबंध है। दोस्तों, सारा क्लियर हो गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा का विविध रूप को देखते हैं, जैसे भौगोलिक या क्षेत्रीयता के आधार पर। तो देखते हैं भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, प्रयोजनपरक आदि विभिन्न आधारों पर भाषा के विविध रूप को हम लोग समझते हैं।
भौगोलिक या क्षेत्रीयता के आधार पर देखते हैं। व्यक्ति बोली यानी सामाजिक, क्षेत्रीय और पर्यावरणीय संदर्भों का व्यक्ति की भाषा पर प्रत्यक्ष एवं दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसी कारण हर व्यक्ति की अपनी व्यक्ति बोली होती है। हॉकेट के शब्दों में किसी निश्चित शब्द समय पर व्यक्ति विशेष का समूचा वाक व्यवहार उसकी व्यक्ति बोली है। यह व्यक्ति बोली शाब्दिक और व्याकरणिक व्यक्तिपरकता के कारण ही संभव होती है। अब देखते हैं दोस्तों स्थानीय बोली। बहुत सी व्यक्ति बोलियां मिलकर एक स्थानीय बोली बनती है, जिसमें ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ के स्तर पर पारस्परिक बोधात्मक होती है। यह किसी छोटे स्तर पर बोली जाती है जिसमें व्यक्ति बोलियों का समाविष्ट रूप होती है। उपबोली, एकाधिक बोलियां मिलकर एक उपबोली बनती, जैसे भोजपुरी की छपड़िया, खखार, शाहवारी, गोरखपुरी, नगपुरिया आदि। अच्छा, बोली, एकाधिक उपबोलियां मिलकर एक बोली बनती है। क्या है दोस्तों? एकाधिक उपबोली मिलकर एक बोली बनती है, जिसे विभाषा भी कहा जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों ने कुछ बोलियों के उपसर्ग को उपभाषा कहा, जैसे बिहारी उपभाषा में भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियों का वर्ग, जैसे उपभाषा को समझते हैं दोस्तों। कुछ विद्वानों ने कुछ बोलियों के उपवर्ग को उपभाषा कहा, जैसे बिहारी उपभाषा में भोजपुरी, मैथिली, मगही बोलियों का एक वर्ग है। लेकिन यह वर्गीकरण भ्रामक और गलत है। इसमें व्याकरणिक समानता और परस्पर बोधात्मक तो काफ़ी हद तक मिल सकती है, किंतु जातीय अस्मिता के कारण इसे भिन्न है। अतः हिंदी के बिहारी, राजस्थानी और उपभाषाओं से अलग रखना सही नहीं है। भाषा, लैंग्वेज। भाषा एक क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें एकाधिक बोलियां अथवा उपभाषाएं मिलकर एक भाषा बनती है। एक भाषा के अंतर्गत एकाधिक बोलियां हो सकती है, जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी, ये सब जो है लगभग 18 बोलियां अथवा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी उपभाषाएं हैं। भाषा में ऐतिहासिकता, जीवंतता, स्वायत्तता और मानकता 4 गुण पाए जाते हैं। भाषा में ऐतिहासिकता, जीवंतता, स्वायत्तता, मानकता 4 गुण पाए जाते हैं। ऐतिहासिकता से अभिप्राय उसकी परंपरा और विचार विकास से है। जीवंतता का अर्थ उसके प्रयोग और प्रचलन से है। स्वायत्तता से आशय सभी कार्य क्षेत्र में इसका प्रयुक्त होना है। और मानकता का अर्थ भाषा की संरचना में एकरूपता है। यद्यपि बोली और भाषा में व्याकरणिक समानता और बोधात्मक तो प्रायः मिल जाती है, किंतु जातीय अस्मिता तथा जातीय बोध के कारण भाषा विशाल समुदाय की प्रतीक बन जाती है। प्रयोग के आधार पर हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रयोग के आधार पर भाषा के विभिन्न रूप मिलते हैं, जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा किसी भी समाज में रोजमर्रा के रूप में प्रयुक्त होने वाली सामान्य भाषा होती है। यह प्रायः संपर्क भाषा का काम करती है। यह अपनी विभिन्न भाषिक इकाइयों, शब्दावली और व्याकरणिकता के आधार पर अपनी पहचान बनाती है। साहित्य भाषा, यह भाषा का वह अर्थ है, यह भाषा का
वह अर्थ है जिसका प्रयोग साहित्य रचना, शिक्षा आदि में होता है। यह प्रायः परिनिष्ठित होती है, किंतु साहित्यिक भाषा कभी कभी सामान्य भाषा के नियमों को तोड़ती है। विशिष्ट चयन संयोजन से यह विशिष्ट भाषा बन जाती है, किंतु हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन आदि भाषाएं साहित्यिक भाषा के रूप में भी प्रयोग होती है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन, ये सब भाषा। व्यावसायिक भाषा को हम लोग देखते हैं। यह भाषा व्यवसाय व्यापार में प्रयुक्त होने के लिए विशेष रूप से धारण करती है। यह प्रायः औपचारिक एवं अनौपचारिक और तकनीकी या अर्थ तकनीकी होती है। यह लिखित और मौखिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। इसकी व्यवसाय और व्यापार संबंधी अपनी विशिष्ट शब्दावली और संरचना होती है। कार्यालयीय भाषा जो है ऑफिस यूज का हम लोग देखते हैं। इस भाषा का प्रयोग कार्यालयों, निकायों, कंपनी, प्रशासन आदि में होती है। यह सामान्य भाषा पर आधारित तो होती है, लेकिन शब्दावली तथा संरचना में अंतर मिल सकता है। यह तकनीकी या अर्थ तकनीकी होती है, इसलिए यह प्रायः औपचारिक शैली में लिखी जाती है। इसके मौखिक रूप के स्थान पर लिखित रूप का अधिक प्रयोग होता है। राजभाषा, यह सरकार और जनता के बीच प्रयुक्त होने वाली भाषा है। यह प्रायः परिनिष्ठित और मानक होती है। यह देश में अधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसमें विषय अनुसार शब्दावली और संरचना का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग प्रायः सरकारी मंत्रालयों, कार्यालयों, कंपनियों, नियमों ये सब में प्रयोग किया जाता है। निकायों, संसद आदि में होता है, ताकि जनता के साथ संबंध बनाया जा सके। इसे सर्वजन सर्वकार्य सुलभ बनाने के लिए इसकी शब्दावली में उपयुक्त चयन करने की भी सुविधा रहती है। देश में प्रयुक्त अन्य भाषाओं की अपेक्षा इसका प्रायः प्रमुख स्थान रहता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है। नहीं दोस्तों, भारत का राजभाषा हिंदी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोग समझते हैं नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रतीक राष्ट्रभाषा होती है। इसे राष्ट्र स्तर पर गौरवमय स्थान प्राप्त होता है, जो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का होता है। वास्तव में राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्रीय चेतना से होता है, और राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी होती है। इसमें अपने देश के महान परंपरा और सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता जागृत होती है। राष्ट्रभाषा राज्यभाषा हो सकती है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रभाषा राज्यभाषा हो सकती है, लेकिन राजभाषा राष्ट्रभाषा भी हो यह आवश्यक नहीं है। भारत में अधिकतर भाषाओं का गौरवमय इतिहास रहा है, इसलिए बहुभाषी भारत में इनको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। गुप्त भाषा दोस्तों, यह भाषा किसी विशेष वर्ग या समूह या संप्रदाय में प्रयुक्त होती है, जिसे उसी वर्ग के लोग समझ सके। इसे वर्ग भाषा का चोर भाषा भी कहते हैं। इसकी सीमा भौगोलिक नहीं होती। वस्तुतः यह भाषा सेना, डकैतों या चोरों द्वारा प्रयुक्त होती है। इसे कूट भाषा, कॉर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं, जो गोपनीय और मनोरंजन के लिए प्रयुक्त होती है। यह वस्तुतः अंतरण वर्ग की भाषा है। मातृभाषा देखते हैं दोस्तों, जिस भाषा का प्रयोग भूतकाल में जीवंत भाषा के रूप में रहा होता है, जिसका विपुल साहित्य भंडार भी हो और जिसका प्रयोग राजकाज में भी हुआ हो, किंतु वर्तमान काल में यदि जिसका व्यवहार सामाजिक दृष्टि से ना हो रहा हो अथवा उसका प्रयोग वस्तु की सीमित हो गया हो, उसे मातृभाषा की दृष्टि से हम लोग देखते हैं मातृभाषा कहते हैं। वर्तमान में इस भाषा का अस्तित्व परंपरा, धर्म, संस्कृति से सुरक्षित रखने की दृष्टि से होती है। यह
एक प्रकार के से पुस्तकालय भाषा के रूप में ले लेते हैं। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि भाषाओं का कभी अत्यधिक प्रयोग होता था, किंतु अब इसका प्रयोग असीमित संदर्भों में हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, भाषा का विविध स्वरूप में निर्माण के आधार पर सहज भाषा सामान्य बोलचाल की भाषाएं जिनका उद्भव प्राकृतिक और सहज रूप में हुआ है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन। कृत्रिम भाषा विभिन्न भाषाओं के बीच सार्वभौमिक रूपों में को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण की दृष्टि से कृत्रिम भाषा के निर्माण कार्य का प्रयास हुआ है, जैसे एस्पेरेंतो, इंडो। इसका उपयोग उद्देश्य विभिन्न भाषाभाषी लोगों को परस्पर लाकर भाषिक आदान प्रदान की सुविधा देना था। कृत्रिम भाषा के दो उपभेद हैं। सामान्य कृत्रिम भाषा सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त करने के लिए बनाई गई भाषा, जैसे एस्पेरेंतो भाषा। गुप्त कृत्रिम भाषा किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनाई गई भाषा, सेना, दलालों या डाकुओं, ये सब के भाषा जो है मानकता के आधार पर देखते हैं। मानकता या परिनिष्ठित भाषा जो व्याकरण सम्मत और प्रयोग सम्मत हो, ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि में व्याकरण सम्मत होने के साथ साथ एकरूपता और लोक स्वीकृति हो, जैसे मुझे घर जाना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अमानक भाषा जो व्याकरण सम्मत यानी एक रूपी न हो तथा उसे लोक स्वीकृति भी प्राप्त न हो, जैसे मेरे को जाना है। क्या है दोस्तों? मेरे को जाना